रहीम वी आर स्टार्टिंग CPT के पास पेपर 30 ऑनवर्ड कर रहे हैं हम लोग ना। तो इसमें सबसे पहले हमसे ये पूछा हुआ है कि लंग डिजीज़ में प्रोग्रेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ का फ्लो चार्ट मुझे बना के दिखाओ ना। तो प्रोग्रेस करती जा रही सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे करती है। तो हमने क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है उसके अंदर एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा होता है और उसका इंसाफ ज़ाहिर जहाँ म्यूकस है वहाँ क्रोनिक इन्फेक्शन भी बढ़ता जाता है। इससे हमारे पास पल्मोनरी एग्जामिनेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन में इजाफा हो रहा होता है और अल्टीमेटली हमारे पास इंक्रीज्ड एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो आपका लंग एटिलेक्टेटेड हो जाता है, ब्रोंकियो एक्टेटिक हो जाता है, निमोथोरैक्स और हेमोप्टिसिस होती है। इन सब की वजह से इम्पेयर्ड वी ओवर क्यू हो जाता है। एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता है जिसकी वजह से हमने कहा ऑक्सीजन का लेवल कम और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम तो हमने कहा एक्यूट क्रोनिक हाइपोक्सीमिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा एक्यूट और क्रोनिक हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया की वजह से राइट हार्ट फेलियर यानी कोर आपका पहले एक्यूट क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और इधर ये कोर पल्मोनल की तरफ दोनों पॉइंट आउट कर लेते हैं यानी कि राइट साइड हार्ट फेलियर। तो हमारा क्या था, पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस, एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, पल्मोनरी एग्जामिनेशन हो गया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया, इंक्रीज्ड एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, एक्टिलेक्टेटिक लंग हो गया, ब्रोंकिएक्टेटिक हो गया, निमोथोरैक्स हेमोप्टिसिस, इम्पेयर्ड वी ओवर क्यू हुआ, यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक हाइपोक्सिया, यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक हाइपरकेपनिया और यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, एट द एंड हमारा राइट हार्ट फेलियर कोर पल्मोनल हो गया। इससे बी पार्ट में पूछा हुआ है कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से कैसे करोगे सिस्टिक फाइब्रोसिस की। तो हमें पता है जनाब, अब समझो ब्रोंकिएक्टेसिस की सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर पीछे की हुई है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस ऐसे समझो कि सारे जो AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज के सारे आर्मी के लोग हैं उनको ब्रोंकिएक्टेटिस हैं सारे ना। तो हमने कहा है कि हम क्या करेंगे, इसका कोड जो है वो AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज है, तो हम ACM करेंगे उनको करेक्ट करने के लिए, उसका C इधर लगा देंगे। ए का मतलब होता है एम्स ऑफ ट्रीटमेंट। एम्स ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें हमारे पास 5 नुकात हैं, 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि मैं उनको टीच करूँ कि ओके उनको जो पैथोलॉजी है वो क्या है। तो मैंने उन्हें एजुकेट किया, आपको ये पैथोलॉजी है और इसकी ये मैनेजमेंट है। फिर मैंने उन्हें टीच किया कि इसको साफ़ कैसे करते हैं, स्पूटम क्लियरेंस कैसे करते हैं इंडिपेंडेंटली। फिर मैंने टीच किया कि इसे आप घर पे कैसे कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक। तो इस तरह मैंने कहा कि आप में से कोई मुझे सेक्रेशंस रिमूव करके दिखाए, या मैं उसके सामने एक बार डेमो करके दिखाती हूँ, उसकी सेक्रेशंस चली जाएंगी तो लंग फील्ड उसके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एट द एंड 5th पॉइंट क्या है, तो उसकी जो गुड हेल्थ है पड़ी वो प्रमोट हो जाएगी। मैं इस तरह उनकी गुड जनरल हेल्थ को प्रमोट करूँगी और उन्हें एक्सरसाइज टॉलरेंस की तरफ लेकर जा सकूँगी। तो क्लियरिंग सेक्रेशंस वाली जो बात है पड़ी, क्लियर करना लंग फील्ड्स को, इसके अंदर इन्होंने कैसे किया। तो मैं कहूँगी इसके लिए ना मैंने 3 कैटेगराइज कर दी। मैंने कहा एक वो जो क्या है वेरी स्वेयर पेशेंट है, एक नॉर्मल है, एक जो है लेस स्वेयर पेशेंट है, मॉडरेट है, माइल्ड है या वेरी स्वेयर है। तो जो वेरी स्वेयर पेशेंट है उनके लिए मैं कहती हूँ जो एक्सेसिव ब्रोंकियल सेक्रेशन वाले पेशेंट हैं, अगर वो टॉलरेट कर सकते हैं तो वो मेरे साथ मिलकर पोस्टल ड्रेनेज करें, वरना उनके लिए मज़ीद ख़राबी हो सकती है। ब्रोंकिएक्टेटिक में ब्लड रिलीज़ होता है ना, इस वजह से। और जो बाकी हैं उनको परकशन, शेकिंग, वाइब्रेशन, ACBT, FET मैनुअर, फ्लटर, PEP फ्लटर डिवाइस, PEP वेल्व, ये सब यूज़ होंगे, ठीक है, ताकि उनके लंग्स का क्लियर कर सके। अब परकशन, शेकिंग, वाइब्रेशन, ACBT ये अफेक्टेड लंग एरिया पे करते हैं, और FET मैनुअर, फ्लटर, PEP ये वो डिवाइसेस होती हैं जो वो खुद कर सकता है। ये डिवाइसेस पोर्टेबल होती हैं, खुद कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, फैसिलिटेट होती है, जो भी म्यूकस प्लग की जो भी म्यूकस होता है वो पस ट्रेकिया के अंदर आती है और वहाँ से वो कफ करके बाहर निकाल सकता है। तो इनका ये फ़ायदा हुआ। फिर हमारे पास वही जिस एक्सरसाइज को तरफ हम प्रमोट कर रहे थे वो आ जाती है, जिसके लिए पहले मेरा काम है, मैंने क्या करनी है, मैंने मोबिलिटी करनी है थोरैक्स की। फिर मैंने उनको बताना है कि ओके आपने गुड पोस्चर मेंटेन करना है, इससे ओवरऑल उनका क्या होगा, उनकी जनरल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहला सवाल हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का फ्लो चार्ट। ब्रोंकिएक्टेटिक का हमारे पास मैनेजमेंट होगी, AMC मेडिकल कॉलेज सबको ब्रोंकिएक्टेटिक है। 5 हमारे पास एम्स हैं। सबसे पहले मैंने उन्हें एजुकेट करना है कि उनको है क्या। एजुकेशन के बाद मैंने उनको टीच किया कि स्पूटम क्लियर कैसे करते हैं इंडिपेंडेंटली, फिर होम एक्सरसाइज और अपने स्केड्यूल के मुताबिक कैसे कर सकते हो। फिर मैंने उनको लंग फील्ड्स को क्लियर करके दिखाया, स्पूटम क्लियरेंस करके दिखाई। इससे उनकी प्रमोट हो गई जनरल हेल्थ वगैरह और एक्सरसाइज टॉलरेंस वगैरह की तरफ मेंटेनेंस होगी। क्लियर सेक्रेशन के लिए मैंने कहा जो टॉलरेट कर सकते हैं वो मेरे साथ पोस्टल ड्रेनेज करेंगे, उसमें परकशन, शेकिंग, वाइब्रेशन करेंगे। जो भी अफेक्टेड सेगमेंट है उसके अलावा FET, PEP और
फ्लटर डिवाइस ये हम यूज़ करेंगे ताकि स्पूटम जो है वो ट्रेके के अंदर आए, पेरिफी से सेंट्रल जाए और वहाँ से आप कफ करके निकाल लें। और एक्सरसाइज के लिए पहले मैं मोबिलिटी कराऊंगी, थोरेक्स की पोस्चर अच्छा कराऊंगी और गुड जनरल हेल्थ हो जाएगी। अगला सवाल हमारे पास है बरा, एक कंडीशन सिनेरियो दिया हुआ है, चेस्ट पेन है और नमनेस इन हैंड्स, फीट, डिजीनेस और हैंड मसल क्रैम्प हो गए हैं। तो क्या हो गया, उसको इतना ज़्यादा है कि वो उसको चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हुए, उसके हाथ और पाँव नम हो चुके हैं, उसको डिजीनेस हो जा रही है और उसको क्रैम्प पड़ गए हैं हाथ और पाँव, हाथों में यहाँ बताया हुआ है क्रैम्प पड़ गए हैं। तो हमने कहा ये सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। ये उसकी ख़ास तौर पे इमोशंस के साथ लिंक करता है। तो सबसे पहले हर चीज़ की क्या होती है, वो होती है इसका जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है उसमें होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री। तो पहले आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करो, फिर हाइपर वेंटिलेशन प्रोवोकेशन टेस्ट करा के देखो अच्छा आया ऐसा है ये नहीं है। फिर उसके बाद आप उसकी ब्लड की चीज़ें और हार्ट लंग की चीज़ें मैयर करोगे। लंग के लिए हमने उसकी PFTs मैयर किया और चेस्ट एक्सरे किया है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है तो मैंने उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराया और मैंने उसका चेस्ट का एक्सरे कराया। अब उसे हार्ट में पेन भी था तो उसके लिए मैंने उसको क्या कराया, मैंने उसकी सबसे पहले ABGs लिए, ठीक है, गैसेस वगैरह देखी, मैंने उसके हार्ट की ECG कराई है, मैंने उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री ली और मैंने कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई है। तो मैंने ABGs की, मैंने ECG की, मैंने पल्स ऑक्सीमेट्री और कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई। फिर हमारे पास आता है कि अब इसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के क्या स्टेप्स हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट के स्टेप्स हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट है। हमारे पास आता है असेसमेंट आता है, एजुकेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है ब्रीथिंग, असेसमेंट, एजुकेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन टेक्निक, बिहेवियरल स्ट्रेटजीज, होम और मॉनिटर करना है प्रोग्रेस और रेफरल करना है। तो इसमें हमारे पास आता है AEBRB HMR। जैसे बार होता है ना AE, जिसमें हमने क्या की, असेसमेंट की, एग्जामिनेशन की, और BRB से B से ब्रीथिंग, B से बिहेवियर, एक B से ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एक B से बिहेवियर स्ट्रेटजीज, एक से हमारे पास R से रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज। रिलैक्स हो गया तो हमने होम में उसे क्या कर देना है, होम एक्सरसाइजेज टीच कर देनी है। M से हमने क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को। R से हमने रेफ़र कर देना है किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जो उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरफ लेके जा सके। तो असेसमेंट में क्या करें, अब ये जो HVS है ना, सबसे पहले जब पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसकी पास पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखती हूँ और मैं उसको फिजिकली एग्जामिन करती हूँ। फिर मुझे उसको समझाना है कि देखो तुम्हें HVS है और HVS क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ और क्या सिम्टम्स है। तुम्हारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन डिस्कस करूँगी, क्योंकि जब भी तुम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल में होती हो तब तुम्हारा HVS स्टार्ट होता है। फिर मैं उसे सिखाऊँगी कि प्रॉपर ब्रीथिंग कैसे होती है और क्या फ़र्क होता है शैलो, क्या इफेक्ट होता है शैलो और रैपिड ब्रीथिंग का। तो ये मैंने एजुकेट किया कि तुम्हें क्या है, उसके क्या कॉजेज़ और सिम्टम्स होते हैं, तुम्हारा माइंड और बॉडी कनेक्शन कैसे इसको ट्रिगर कर सकता है, और ब्रीथिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या इफेक्ट होता है शैलो और रैपिड ब्रीथिंग का। जब ब्रीथिंग की बात आ ही जाती है तो AE के बाद बार BRB आ जाता है। एक आपके पास B से ब्रीथिंग आती है, एक से बिहेवियर आता है और R से हमारे पास रिलैक्सेशन आता है। जो हमारे पास ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर 3 तरह की ब्रीथिंग होती है। हम एक तो डायफ्राम से करते हैं, एक हम पर्स लिप से करते हैं, एक हम ब्रीथिंग रीट्रेनिंग कराती हूँ। तो इन दोनों को कराने के बाद मैंने उसकी क्या करानी है, ट्रेनिंग करानी है। तो मेरे पास क्या होता है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग क्या होती है, मैंने उसे कहा है कि तुमने ना गहरा सांस लेना है, ना कि तुमने शैलो चेस्ट ब्रीथिंग नहीं करनी, तुमने गहरा सांस लेना है। और पर्स लिप में ये होता है जब तुम इनहेल करोगे तो नाक से इनहेल करना है और काउंट ऑफ 2 पे करना है, और एक्सहेल करना है तो लिप से करना है, पर्स लिप से काउंट ऑफ 4 पे एक्सहेल करना है, ठीक है। ब्रीथिंग रीट्रेनिंग कराऊंगी। अब मैं उसको इस तरह अवेयरनेस कराऊंगी कि वो लाजमी याद रखे कि वो हर बार सांस लाजमी इस तरह से लिया करे। तो ये 2 तरीके सिखा दिए। R से अब उसकी रिलैक्सेशन अच्छी होगी तो प्रोग्रेस करना है मसल की रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करानी और गाइड करना है इमेजरी कि वो विजुअलाइज कर सके एक्सरसाइजेस को। जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स करते रहेंगे, ओवरऑल बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, टेंशन एंग्जाइटी कम हो जाएगी। माइंडफुलनेस में उसका स्ट्रेस वगैरह कम करना है, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करनी है ताकि उसका माइंड और बॉडी दोनों काम ना एंग्जाइटी की तरफ ना जाए। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमने ना अवॉइड करने होते हैं ट्रिगर पॉइंट्स को। जो ट्रिगर्स हैं ना हमारे पास बन सकते हैं, हमने उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसे ये कहना है कि तुम खुद आइडेंटिफाई करो, दूर रहो उनसे और कॉपिंग स्ट्रेटजी सीखो ताकि जब भी
स्ट्रेस से मैनेज एंग्जाइटी आती है तो उसको कैसे मैनेज करोगे। होम एक्सरसाइज प्रोग्राम करोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे ब्रीथिंग हैबिट्स की। मॉनिटर करोगे अपने प्रोग्रेस को, मेरे पास आओ, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स लो और ट्रैक करो कि तुम्हें कितना ज़्यादा आते हैं। मैंने उसको देखा, इसको बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे थे, तो मैंने उसको रेफ़र कर दिया साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास, ताकि CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए। तो यहाँ पे ये सवाल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 आता है। अब ये हमारे पास है एम्फाइसीमा और हमसे पूछा हुआ है कि मुझे बताओ कौन सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मदद देती हैं अर्ली स्टेज के लिए, और टिपिकल पोस्चरल चेंजेस क्या होते हैं। तो आपको पता होगा पीछे COPD का, COPD में मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमने COPD में क्या देखा था। COPD में ट्रीटमेंट इन सबसे पहले हमारे पास अर्ली स्टेज था, फिर हमारे पास लेटर स्टेज था। अर्ली स्टेज के अंदर सबसे पहले मैंने उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंक्रीज़ किया, इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग कराई थी, फिर मैंने रिमूवल ऑफ सेक्रेशन कराई थी जिसमें ACBT, पोस्टल ड्रेनेज और ह्यूमिडिफिकेशन यूज़ किया था। और फिर उसके बाद हमने उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग की ट्रेनिंग पैटर्न कराया था कि तुमने क्रूकलाइन करनी है और जब भी तुम्हारा सांस तंग हो तो तुमने वापसी आ जाना है। और लेटर स्टेजेस में हमने नॉन इन्वेसिव कराया था, और जो नॉन इन्वेसिव नहीं कर सकता तो उसे IPP इंटरमीडिएट कराया था और सक्शन कर लिया था जो सक्शन नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे इसने हमसे पूछा है एम्फाइसीमा का, वो भी COPD एम्फाइसीमा टाइप था। इसने कहा है अर्ली स्टेजेस का सिर्फ पूछा है। अर्ली स्टेजेस में हम वही करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, एक्सरसाइज टॉलरेंस को बढ़ाया। एक्सरसाइज टॉलरेंस में हमने क्या कहा कि मैं तुम्हें कहूँगी शॉर्ट वॉक करो और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, करो। और पेशेंट मेरे पास 3 जगहों पर आ सकते हैं, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, या तो होम पे उसका हेल्थ सेंटर करूँगी या वो कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। दूसरा हमने कहा आई से इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग कराओ और रिमूवल कराओ सेक्रेशन को रिमूव कराने के लिए ACBT टेक्निक, जिसके अंदर ये 3 मैनवर्स होते हैं और इन तीनों को हमने डिफाइन कर दिया। जो ब्रीथिंग कंट्रोल होता है इसके अंदर हमारे पास कौन सी होती है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पे ब्रीथिंग होती है, ठीक है। और ये भी हमारे पास 5 से 10 सेकेंड था, टाइम था, इस तरह से होता है। थोरेसिक एक्सपेंशन 3 से 4 मरतबा करते हैं। इनहेल करने के बाद हम उसे 3 सेकेंड का होल्ड करते हैं और इसके साथ परकाशन, शेकिंग, वाइब्रेशन, इन चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है। और FET मैनवर जो होता है, मिड से हमारे पास लो लंग वॉल्यूम होता है, ओपन ग्लोटिस होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग ओपन ग्लोटिस में हम 1 से 2 बार जो क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो ये कफ और इसमें ये फ़र्क होता है। तो ये सारा हम ACBT में डिफाइन करेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन का कहेंगे बहुत थिक जो म्यूकस सेक्रेशंस होंगी वो सॉफ्ट हो जाएंगी। कैसे होंगे, नेबुलाइजर करेंगे सेलिन को यूज़ करके। ब्रीथिंग पैटर्न अब इंप्रूव करना है हमने ब्रीथिंग पैटर्न, तो वही मैंने कहा क्रूकलाइन करो, शोल्डर रिलैक्स करो, अगर ब्रेथलेस हो जाते हो तो दोबारा रीगेन कर लो शॉर्ट रेस्पिरेटरी फेजेस को यूज़ करके, तो इस तरह तुम्हारा ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव हो जाएगा। इसने कहा है कि मुझे ना पोस्टल ड्रेनेज के बारे में बताओ, पोस्टल चेंजेस। तो हमने कहा पोस्टल ड्रेनेज ना ACBT जो ऊपर कराई है वो अकेली काफ़ी नहीं होती, तो ऑप्टिमम के लिए आपको पोस्टल ड्रेनेज करनी पड़ती है, हर सेगमेंट के उस पर डिपेंडेंट होता है। हमने बताया कि जो पीछे जैसे बताया था लेटरल पोजीशन जो होती है ना लोअर लंग की, जब आप साइड लाइन करते हो लोअर लंग बेटर वेंटिलेटेड होता है रिगार्डलेस किस साइड पे लेटे हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राइट साइड जो होती है वो ज़्यादा अच्छी वेंटिलेटेड होती है क्योंकि लार्ज साइज़ होती है कंपैरेटिव टू लेफ्ट साइड। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है जिसमें उसने बोला हुआ है कि अज़मा का केस बताया हुआ है। अज़मा वाला केस है। हमने सबसे पहले अज़मा की डेफिनेशन बता दी। जनाब अज़मा क्या होती है, ये सिम्टम्स होते हैं जिसमें बंदे को SOB यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उसके अंदर सीटियों वाली आवाज़ें वीजिंग आना शुरू हो जाती है जब भी वो एग्जैबरेट फिजिकल एक्टिविटी समझो खेल रहा है, भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशन को एज़मा कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग आए भागते हुए, तो हम कहते हैं एज़मा है। एज़मा क्या होती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। एज़मा क्या होती है, हमने कहा ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है एयरवेज का, जिसके अंदर आपकी एयरवेज नैरो यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, एयरवे इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसके लिए सांस लेना मुश्किल होता है, अल्टीमेटली वीजिंग हो रही होती है। 2 तरह की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एज़मा होता है। एक्सट्रिंसिक जो होता है यंग एज पे होता है, ये किसी बाहर के ट्रिगर की वजह से होता है। इसके अंदर वीजिंग, डिस्पनिया, कफ और हमारे पास पोस्चर, पल्स, ECG, साइनोसिस और ब्लड केसेस हमारे पास आ जाते हैं। इंट्रिंसिक जो होता है वो बंदे का अपना होता है और ओल्डर खासतौर पे इंडिविजुअल्स में होता है, उनकी क्रॉनिक कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। ये हमारे पास एज़मा हो गया। एज़मा के बाद हमने बताना है कि फ़िज़ियोथेरेपीज़ की मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब फ़िज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स आ पड़े कि इसमें हमने उसका ब्रोंकोस्पाज़म जो हो रहा था, साफ ज़रा नर्विंग हो रही थी, उसको कम करना है। इस तरह हम उसकी
जनरल और लोकल रिलैक्सेशन को क्या करेंगे, लोकल और जनरल रिलैक्सेशन को अच्छा कर देंगे। फिर हमने इम्प्रूव करना है उसके ट्रीट करना है उसके ब्रीथिंग कंट्रोल को, यानी कि इम्प्रूव करना है हमने उसके ब्रीथिंग कंट्रोल को। ब्रीथिंग कंट्रोल अच्छा हो गया तो हमने उसका कहा कि उसकी एंग्जाइटी वगैरह जो होगी वो मैनेजमेंट हो जाएगी, एक्सरसाइज टॉलरेंस उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और सेल्फ मैनेजमेंट हम उसको सिखा देंगे कि तुम खुद को सेल्फ मैनेज कैसे करोगे। तो हमने ब्रोंकोस्पाज्म को किया, हमने उसका ब्रीथिंग कंट्रोल अच्छा किया, हमने उसे लोकल रिलैक्सेशन सिखाई, हमने उसका एंग्जाइटी और फियर को मैनेज करना सिखाया, हमने उसकी नॉलेज टू कंट्रोल सिम्टम्स बता दिए, यानी कि उसे सेल्फ मैनेजमेंट सिखा दी, और ओवरऑल उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पेशेंट को एजुकेट करो। पेशेंट, अब ये इसमें होता है पापर बी आर होता है। पी से हम पेशेंट की एजुकेट करते हैं एक्यूट, ए से हमारे पास कोई एक्यूट अटैक आता है तो उसको कैसे करते हैं, पी से हम उसकी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कैसे करते हैं, आर से हम उसकी सिक्रेशंस को कैसे रिमूव करते हैं, इस आर से रिलैक्सेशन कैसे करते हैं, और बी से हम उसकी जो ब्रीथिंग कंट्रोल है उसको कैसे लेकर आते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पापर। पी से पेशेंट एजुकेशन, एक्यूट अटैक और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और रिमूवल ऑफ सेक्रेशन और रिलैक्सेशन। तो पापर में बी से पहले पेशेंट को एजुकेट करना है, ओके, कि ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि उसके क्लोज रिलेटिव्स को भी अगर उसकी एस्थमा की कोई एग्जेबरेटेड कंडीशन आती है तो उनको मैनेज करना आना चाहिए। बंदा फ्रेश एयर लेगा, ऐसी एटमॉस्फेयर को अवॉइड करेगा जहाँ पे स्मोकी होगा, और ऐसे लोगों से दूर रहेगा जहाँ इन्फेक्टेड ब्रोंकिएक्टेटिक या इन्फ्लुएंजा के पेशेंट होंगे, और वो खुद को स्ट्रेस और एंग्जाइटी में नहीं लेके जाएगा, और वो केयरफुली बिफोर हैंड ही इसकी हमने क्या करना है, एक रिटन प्लान इनको दे देना है ताकि वो सेल्फ मैनेज कर सके, और बिफोर हैंड उसके करे, इससे पहले उसे सिम्टम्स हैं उससे पहले उसने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। एक्यूट अटैक अगर आ जाता है एग्जेबरेशन के दौरान, हमने क्या करना होता है, हमने कहा था म्यूकस सेक्रेशन और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें क्या चाहिए होगी, ब्रोंकियल सेक्रेशंस को ख़त्म करने के लिए ACBT टेक्निक चाहिए होगी, पोस्टल ड्रेनेज चाहिए होगी, परकशन और शेकिंग चाहिए होंगे। तो इनको परकशन और शेकिंग का ध्यान से करना है, सेंसिटिवली अप्लाई करना होता है क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीथिंग और रिहैबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन आती है। हमने कहा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के COPD जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, नर्विंग हो जाती है। सबसे पहले इनका जो फेयर और इनहिबिशन ऑफ एक्सरसाइज होती है ना, इसको करना होता है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे भागने से सांस में तंगी आती है, मैं कभी नहीं भागूंगा। तो ये इनहिबिशन ऑफ एक्सरसाइज और जो डर होता है ना, इसको हमने रिड्यूस करना होता है खासतौर पर यंगर इंडिविजुअल्स के अंदर, तो ताकि वो बेनिफिट कर सकें, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है उससे उनको फ़ायदा हो सके। और हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करने से पहले हमने उनको ब्रोंकोडाइलेटर बीटा 2 एगोनिस्ट दे देना है, और हमने उनके लिए पूरा बॉडी प्रोग्राम वो बनाना है जिसमें हमने उनके इंस्पिरेटरी मसल्स की ट्रेनिंग करानी है। फिर सेक्रेशंस जो अब बनी थी, जो ऊपर पोस्टल ड्रेनेज की हमने ये वो सेक्रेशंस बनी थी, इनको रिमूव करना है, तो वही हमने कहा कि ये डेली बेसिस पे करेंगे। ACBT कुछ पेशेंट्स जैसे कि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांस्टेंट एक्सेसिव सेक्रेशन होती रहती है, तो उनको डेली बेसिस पे ACBT कराना पड़ता है। उनको आप FET मैनुअल यानी कि हफिंग सिखा देते हो ताकि वो सेक्रेशंस को क्लियर कर सकें, सिवाय बगैर ब्रोंकोस्पाज्म की तरफ गए हुए। रिलैक्सेशन ये है कि हमने उन्हें प्रैक्टिस करवानी है रिलैक्सेशन, जब भी पॉसिबल हो, जब भी उनको अटैक आए तो वो एक्सपोजर हो एलर्जन का, तो वो क्या करें, रिलैक्सेशन को अडॉप्ट करें। इससे क्या होगा, रिलैक्सेशन और ब्रीथिंग कंट्रोल से उनके सिम्टम्स जो होंगे वर्स नहीं होंगे। ब्रीथिंग कंट्रोल में क्या सिखाना है, हमने उनको 5 बातें सिखानी है ब्रीथिंग कंट्रोल में। सबसे पहले ये कि हमने उन्हें सिखाना है कि आपने अपना जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो अपना टाइडल वॉल्यूम है बड़ा, इनको आपने कैसे रिड्यूस करना है। रेस्पिरेटरी रेट जो तेज़ तेज़ सांस लेना है इसको कैसे कम करना है, या टाइडल वॉल्यूम को कैसे मैनेज करना है। इनकरेज करना है कि आपका क्या होना चाहिए, आप एक्सपायर करो तो लॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कहा है कि आपने इसका कैसे तरीका है कि आप काउंटिंग करो, अंदर लेके जा रहे हो तो 2 तक काउंटिंग करो, बाहर लेके जा रहे हो तो 3 काउंटिंग करो। अभी जब पीछे हमने काउंटिंग कराई थी तो हमने 2 और 4 की कराई थी, नाक से सांस लेना था, पर स्लिप से निकालना था, और ये हमने कराया हुआ था अपने इस HBS के पेशेंट को। इसमें भी हमने एंग्जाइटी से रिलेटेड था, यहाँ पे हमने उसे 1 2 1 2 3 काउंटिंग बोली है कि अंदर लेके जा रहे हो 1 2, बाहर जा रहे हो 1 2 3 करो, और बाय मैनुअल प्रेशर ऐसे करो। ज़ीफी स्टर्नम अपने ना चेस्ट पे हाथ रखो, ज़ीफी स्टर्नम वाला जो पॉइंट है पेट के करीब ऊपर, वहाँ पे करो, और डायफ्रामेटिक एक्सक्रीशन को आप प्रमोट करो, और पेशेंट को कहो कि तुमने एक ख़ास रेट पे, रिदम पे, जो कि तुम्हें सूट करती है उसके मुताबिक तुमने सांस लेना। और बच्चों को भी ब्रीथिंग सिखाई जाती है नर्सरी राइम करके, क्योंकि बच्चों को उस तरह से सिखाया जाता है। उसके अलावा इसमें हमारे पास क्या होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, म्यूकोलिटिक एजेंट्स होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स और एंटी हिस्टामिन है। 2 एंटी हैं, कोलिनर्जिक और हिस्टामिन। कोलिनर्जिक और हिस्टामिन 2 एंटी हैं, एक एगोनिस्ट है जो कि बीटा एगोनिस्ट
एंटागोनिस्ट है। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटागोनिस्ट में हमारे पास ये भी है, एंटी है तो ल्यूकोट्राइन भी है। LCH ल्यूकोट्राइन हो गया, और कोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामीन। उसके अलावा कुछ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीटा एगोनिस्ट हो गए, ठीक है, और म्यूकोलिटिक एजेंट्स हो गए हमारे पास। ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डेट इज़ 34, हम वो नेक्स्ट में करते हैं।